तो मैं यहाँ सर्च करने लगा हूँ कि कोड फर्स्ट अप्रोच इन MVC या ASP.NET MVC, जो मर्जी लिख लें। ठीक है, अब ये देखें मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ और यहाँ मेरे पास डिफरेंट वेबसाइट्स आ रही हैं और मैं माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर जाता हूँ, जो उनका ऑफिशियल काम है उसके ऊपर मैं जाता हूँ और वहाँ देखता हूँ उन्होंने क्या दिया हुआ है। तो ये देखें मेरे मेरे पास मेरे ख्याल से फोर्थ लिंक आ रहा है, ये docs.microsoft.com। ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आ रही है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास लिंक ओपन हो चुका है। तो इस लिंक के ऊपर आप देखें तो आपके पास राइट साइड के ऊपर आपके पास आ रहे होंगे इन दिस आर्टिकल की क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इसको 19 मिनट्स की रीड है, यानी तकरीबन 19-20 मिनट्स आपको लगेंगे अगर ये पूरा आर्टिकल आप पढ़ते हैं। तो इसमें से हम जस्ट आते हैं काम की चीज़ों पे जो हमारे काम की हैं, क्योंकि ये MVC के ऊपर बना हुआ है और हम वेब APIs यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें कम काम करना पड़ेगा इसके मुकाबले। इसमें तो काफ़ी कुछ काम हो रहा है, हम इसमें से कम कम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है, आप विजुअल स्टूडियो के ऊपर आएँ और उसके ऊपर आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें वेब API का। विजुअल स्टूडियो के ऊपर आके सबसे पहले तो अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लें और यहाँ प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें, कुछ भी नाम देते हैं, मैं उसका नाम दे देता हूँ कोड फर्स्ट। ठीक है, और हमेशा की तरह आप लोग सर आपकी स्क्रीन अभी भी विजिबल है। तो आप लोगों ने यहाँ से कॉन्फ़िगर HTTPS को आप लोगों ने फॉल्स कर देना है। ठीक है, और यहाँ से आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आपका जो वेब API है वो सिलेक्ट हो। ठीक है, इसके बाद आप लोग इसे क्रिएट कर लें, अपना प्रोजेक्ट आप लोग एक दफ़ा क्रिएट कर लें और देन हमने जो है ये डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है, इसी को फॉलो करना है। ठीक है, हमारे पास ये देखें, हमारे पास ये पहले प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। इस प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बजाय हम लोग क्या कर रहे हैं, वेब API वाला प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। देन ये आया सेटिंग अप द स्टाइल। हमारे पास फ्रंट एंड तो कोई है ही नहीं, वेब API में आपको पता है फ्रंट एंड होता ही नहीं है। फ्रंट एंड हम अलग से बनाते हैं, अपने जो HTML पेजेस उनको लिंक करते हैं वेब API के साथ, मगर एजेक्स या एंगुलर के थ्रू हम लिंक करते हैं, मगर फ्रंट एंड वेब API का नहीं होता। तो हमारे पास ये स्टेप भी नहीं आएगा, हम लोग पहुंच जाएंगे डायरेक्ट इस स्टेप पे, फोर्थ स्टेप के ऊपर जो है इंस्टॉल एंटिटी फ्रेमवर्क के ऊपर। ठीक है, आप लोगों का एक दफ़ा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए तो आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है, इस इंस्टॉल एंटिटी फ्रेमवर्क स्टेप पे पहुंच जाना है। तो मेरा प्रोजेक्ट अभी क्रिएट हो रहा है। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद क्या करना है, इंस्टॉल एंटिटी फ्रेमवर्क करना है, वो भी उसने बताया हुआ कैसे करना है। फ्रॉम द टूल्स ऊपर जो है आप लोगों के पास टूल्स की एक मेन्यू आ रही होगी। ठीक है, टूल्स की मेन्यू पे जाना है। जब टूल्स की मेन्यू पे जाएंगे वहां आ रहा होगा नुगट पैकेज मैनेजर। ठीक है, नुगट पैकेज मैनेजर से में से आप लोगों ने उसका कंसोल ओपन कर लेना है। तो कंसोल ओपन करने के बाद आप लोगों ने ये टेक्स्ट जो है वो लिखना है, इंस्टॉल पैकेज एंटिटी फ्रेमवर्क, और इंटर करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। सेकंड वे क्या है, ये सेकंड वे है, दोनों नहीं करने, कोई एक करना होता है। सेकंड वे ये है कि आप कंसोल ओपन ना करें, आप नुगट पैकेज मैनेजर ओपन कर लें। सोल्यूशन होगा मेरे ख्याल से, नुगट पैकेज मैनेजर सोल्यूशन लिखा होगा, वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। और वहाँ आप ऑनलाइन में जाके आप सर्च कर सकते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क और आप वो इंस्टॉल कर लें। मगर मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है ये कंसोल के थ्रू ही फॉलो करें, डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब देखें डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंगली क्या है, टूल्स की मेन्यू है, उसके अंदर नुगट पैकेज मैनेजर है और उसके अंदर पैकेज मैनेजर कंसोल है। तो मैं जाता हूँ, तो ये देखें मेरे पास ऊपर टूल्स की मेन्यू आ रही है, इसके अंदर नुगट पैकेज मैनेजर आ रहा है और यहाँ हमारे पास नुगट पैकेज मैनेजर कंसोल है। ठीक है, जब मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास यहाँ नीचे कंसोल ओपन हो गया जिसके ऊपर लिखा हुआ है पैकेज मैनेजर कंसोल। इसके अंदर मैंने वो कमांड पेस्ट करनी है, मैं कमांड कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ पेस्ट करके मैं इंटर प्रेस करता हूँ। इससे क्या होगा, ये जो पैकेज है हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क, ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये देखें हमारे पास आ रहा है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एंटिटी फ्रेमवर्क 6.4.4
इसने वो इंस्टॉल कर दिया मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट को मैं वापस रिबिल्ड कर लेता हूँ एक दफ़ा। ये सब कुछ हो गया। ठीक है, प्रोजेक्ट रिबिल्ड हो जाएगा। अब आते हैं अगला हमारे पास स्टेप क्या है। एंटिटी फ्रेमवर्क तो हमने इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद अगला स्टेप है हमारे पास क्रिएट द डाटा मॉडल। हमने मॉडल्स क्रिएट करने हैं। और यहाँ जो है इस एग्जांपल में वो 3 मॉडल्स क्रिएट कर रहा है, कोर्स का, एनरोलमेंट का और स्टूडेंट का। तो हम ये तीनों मॉडल्स क्रिएट करते हैं। तो ये देखें हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। तो मैं मॉडल्स में आता हूँ और यहाँ मॉडल क्रिएट करना शुरू करते हैं। राइट क्लिक किया, ऐड पे गया और यहाँ मेरे पास क्लास आ रही है। अगर यहाँ आपके पास क्लास नहीं आ रही तो आप न्यू आइटम पे जाके क्लास ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ स्टूडेंट की क्लास ऐड कर लेता हूँ। स्टूडेंट ऊपर से देखें ये क्लास को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और इसे मैं ऐड कर देता हूँ। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये मैं बाद में ऐड करूँगा, इसका मैं बाद में बताता हूँ। इसके अंदर जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं क्या क्या है। स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम या मिडिल नेम दोनों आ गए यहाँ इसमें। और देन इनरोलमेंट डेट, किस डेट को स्टूडेंट इनरोल हुए। इसको स्किप ही कर देते हैं, जस्ट हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम रखते हैं स्टूडेंट का। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मॉडल हो गया। इसके बाद वो क्या कर रहा है, नीचे जाते हैं। नीचे वो एक और मॉडल क्रिएट कर रहा है इनरोलमेंट का। तो हम भी एक इनरोलमेंट का मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इनरोलमेंट की मैंने एक मॉडल ऐड कर लिया और इसके अंदर मैं प्रॉपर्टीज़ बना लेता हूँ। ग्रेड की टाइप इसने इनम रखी हुई है, कस्टम डाटा टाइप के ये ग्रेड आ सकते हैं। जस्ट दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। इनम क्या होती है, अपने पास आपकी जो कस्टम डाटा टाइप होती है वो होती है। ठीक है, हम भी यही यूज़ कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, और इसके अंदर जो भी चीज़ें थी उसकी। ठीक है, यहाँ क्या क्या है, इनरोलमेंट आईडी है। देन हमारे पास कोर्स आईडी है जो कि हमारे पास कोर्स के टेबल से यूजुअली आएगी। देन स्टूडेंट आईडी है जो कि हमारे पास स्टूडेंट के टेबल से आएगी बाद में। और देन हमारे पास ग्रेड है। ग्रेड हमारे पास यही वो इनम टाइप है जो हमारे पास कस्टम डाटा टाइप है, जिसमें ए बी सी डी एफ आ सकते हैं, ये ग्रेड्स हो सकते हैं। और इसके आगे उसने क्वेश्चन मार्क दे दिया है। क्वेश्चन मार्क का मीन्स होता है नल लेवल, यानी यहाँ ग्रेड हमारे पास नल भी हो सकता है। अगर ग्रेड नल भी आ जाए तो हमारे पास कोई इशू नहीं आना चाहिए, ग्रेड नल हो सकता है, इसका यह मतलब है। इन दोनों को मैं बाद में बताता हूँ। और देन हमारे पास है कोर्स का टेबल, जिसको हम नया मॉडल बना लेते हैं कोर्स का। ठीक है, कोर्स के अंदर क्या क्या है हमारे पास, ये तीनों कॉपी करता हूँ जस्ट। ठीक है, कोर्स की आईडी है, कोर्स का टाइटल है और कोर्स के क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ है डेटाबेस जनरेटेड और डेटाबेस जनरेशन ऑप्शन नन। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, जिस जिस एट्रीब्यूट के अंदर उसको आईडी मिल रहा होता है, लाइक यहाँ देखें कोर्स आईडी, कोर्स टेबल का नाम था और बाद में आईडी लिखा हुआ था। या सिंपल अगर मैं आईडी कर देता तो आईडी को एक की बना देता है, अपनी प्राइमरी की, और उसे ऑटो इंक्रीमेंट पे लगा देता है बाय डिफ़ॉल्ट। इसने क्या किया, इसके ऊपर ये कर दिया जनरेटेड टाइप डेटाबेस जनरेशन ऑप्शन नन। इससे क्या होगा, वो ऑटो इंक्रीमेंट पे नहीं लगाएगा, ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं करेगा। जो आईडी होगी आपको मैनुअली इंटर करनी पड़ेगी। मगर मैं चाहता हूँ कि भाई डेटाबेस खुद ही आईडी को हैंडल करे, मैं मैनुअली नहीं इंटर कर रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 टेबल्स बन गए, कोर्स का, इनरोलमेंट का और स्टूडेंट का। मगर अभी तीनों टेबल्स में कोई आपस में कुछ लिंक नहीं है, ना इनमें कोई प्राइमरी की कोई फॉरेन की का कंसेप्ट नहीं है, कोई आपस में लिंक नहीं है। तो लिंक बनाने के लिए हमारे पास यहाँ जो है ना एंटिटी फ्रेमवर्क में, यहाँ हमारे पास 2 वे मॉडलिंग होती है, यानी दोनों वे से होती है। कैसे, क्या देखें,
एक कोर्स के अंदर मल्टीपल इनरोलमेंट्स हो सकती हैं, बल्कि यहाँ से बता जाते हैं इनरोलमेंट के अंदर। ठीक है, ज़रा देखें इनरोलमेंट के अंदर। इनरोलमेंट के अंदर हमारे पास कोर्स आईडी भी आ रही है, स्टूडेंट आईडी भी आ रही है। तो ये क्या करता है, दोनों के ऑब्जेक्ट्स बना लेता है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट्स जो है ये वर्चुअल टाइप के हैं, मगर ये फिजिकली ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते होंगे, कोई डाटाबेस में कोई इनका कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता होगा, मगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, आप इनके थ्रू नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास स्टूडेंट, ठीक है, इसका इशू आ रहा था तो चलो मैंने कहा चलो नाम डिफरेंट कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इसका हम नाम स्टूडेंट्स कर देते हैं, वैसे स्टूडेंट ही रहना चाहिए। तो ठीक है, ये दोनों के ऑब्जेक्ट्स बना लिए। देखें स्टूडेंट, सॉरी मैंने टेबल गलत में आया हुआ, इस वजह से ये एरर आ रहा है, मे भी क्यों एरर आ रहा है। ये हमने काम करना है इनरोलमेंट के टेबल में। तो इनरोलमेंट के टेबल में आता हूँ, और यहाँ ये देखें इनरोलमेंट में, हर इनरोलमेंट में हमारे पास कोर्स आईडी भी आ रही है, और मैंने कोर्स का ऑब्जेक्ट भी उसका बना दिया वर्चुअल। ठीक है, और इसी तरह स्टूडेंट आईडी आ रही है, और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट भी मैंने बना दिया जो कि वर्चुअली टेस्ट है। इसी तरह आप देखें एक कोर्स के अंदर मल्टीपल इनरोलमेंट्स होंगी, तो कोर्स के अंदर जाते हैं, वहाँ हम लिस्ट बना लेते हैं। तो इसने क्या किया होगा, लिस्ट बनाई होगी कोर्स के टेबल में और स्टूडेंट्स के टेबल में। देखें कोर्स के टेबल में उसने लिस्ट बनाई हुई है, वो भी वर्चुअल टाइप की है। आई कलेक्शन एक लिस्ट ही होती है। ठीक है, ये देखें एनरोलमेंट के टेबल में देखें यहाँ, क्योंकि इस टेबल में उनकी फॉरेन कीज़ आनी है, तो इस टेबल में जस्ट सिंगल ऑब्जेक्ट है, और दूसरे टेबल में हमारे पास लिस्ट बन रही है। और अगर आप इसको देख रहे हो, एक इनरोलमेंट का जो रिकॉर्ड होगा उसके अंदर सिंगल कोर्स होगा और सिंगल हमारे पास स्टूडेंट होगा, उनसे हमारे पास एक रिकॉर्ड बन रहा होगा। मगर अगर देखा जाए तो कोर्स, एक सिंगल जो कोर्स होता है वो मल्टीपल इनरोलमेंट्स में हो सकता है, और इसी तरह एक जो स्टूडेंट है वो मल्टीपल इनरोलमेंट्स, उसकी भी मल्टीपल इनरोलमेंट्स हो सकती है, मल्टीपल हो सकता है वो वेब के कोर्स में भी हो सकता है वो डेटाबेस के कोर्स में भी हो। तो वहाँ भी हमारे पास लिस्ट बन रही होगी, वो भी वर्चुअल है, जो कि डेटाबेस में नहीं बनेगी। वर्चुअल मीन्स डेटाबेस में नहीं बनेगी, मगर आप इसके थ्रू नेविगेट कर सकते हैं। लाइव का आपके पास स्टूडेंट पता चल गया अगर आपको, तो स्टूडेंट डॉट इनरोलमेंट्स में जाएंगे तो वहाँ से आपके पास सारे इनरोलमेंट्स आ जाएंगी, और इनरोलमेंट्स के थ्रू आगे आप फर्दर जा सकते हैं उसके कोर्स में भी। तो ये प्रॉपर हम नेविगेशन कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो आपने देखा स्टूडेंट और कोर्स के अंदर हमारे पास एक कलेक्शन की लिस्ट बन रही है जो कि वर्चुअल टाइप की है, और इसी तरह इनरोलमेंट के अंदर दोनों के हमारे पास सब्जेक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, इस सारे को मैं सेव कर लेता हूँ, सेव ऑल। ठीक है, सेकंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, हमने क्या करना है, क्रिएट द डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट। हमने डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास बनानी है। ठीक है, तो उसके लिए हम बेहतर ही है कि अलग फोल्डर बना लें, अपने कोड को ऑर्गेनाइज करें। तो मैं कोड पास अपने पैकेज के ऊपर आता हूँ, ये अपने सोल्यूशन के ऊपर जो मेरा प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं ऐड कर लेता हूँ, ऐड न्यू फोल्डर, और इसका नाम रख देता हूँ डी एल। डी एल मीन्स डाटा एक्सेस लेयर। इस ये जो डाटा एक्सेस लेयर है, इसका काम है हमारे पास फर्दर कम्युनिकेट करना डाटाबेस के थ्रू। और यहाँ हम नई क्लास कर लेते हैं, ऐड पे जाता हूँ और न्यू क्लास ऐड कर लेता हूँ। इसका कुछ भी नाम रखते हैं, तो मैं इसका नाम वही रख देता हूँ जो इन्होंने रखा हुआ है। कुछ भी नाम रख सकते हैं, इससे कुछ इशू नहीं है। इन्होंने स्कूल कॉन्टेक्स्ट रखा हुआ है नाम, तो मैं यही कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो स्कूल कॉन्टेक्स्ट एक सिंपल क्लास आप लोगों ने ऐड कर लेनी है। ये क्लास क्या करेगी, क्लास डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को इनहेरिट करेगी। डीबी क्लास कॉन्टेक्स्ट क्लास जो है ना, वो आपकी है एंटिटी फ्रेमवर्क की क्लास, डीबी कॉन्टेक्स्ट। अब ये देखें डीबी का डी कैपिटल है, कॉन्टेक्स्ट का सी कैपिटल है, और इसको कर रहा हूँ तो आर्ट इंटर में करूँगा तो उससे मेरे पास आ जाएंगे सजेशंस के। देखें यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा एंटिटी में ये थी क्लास, वहाँ से मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया। अब इसमें इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ।
कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, कॉलन वो बेस मींस आपका जो सुपर कंस्ट्रक्टर है यानी डीपी कंटेक्स्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर उसे कॉल करेगा। तो वहाँ यहाँ आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग पास करते हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग मींस जो आपके पास डेटाबेस का नाम होगा, डेटाबेस का यूज़र नेम पासवर्ड इस टाइप की जो चीज़ें होंगी वो यहाँ पास करते हैं, या फिर आप उसकी की दे दें और जो डेटाबेस स्ट्रिंग है वो आप लोग बाद में वेब कॉन्फ़िग में आप ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ की दे देता हूँ, इसी के नाम से की बना लेता हूँ एक। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो ये। सेकंड स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस क्लास के अंदर डाटा सेट्स आप लोगों ने बताने हैं कि कौन कौन से टेबल्स आप लोगों ने डेटाबेस के साथ अटैच करने हैं। तो प्रॉपर्टीज़ बनाए आप किसकी, डीबी सेट। ठीक है, तो मेरे पास तीन टेबल्स थे यानी तीन मॉडल्स थे, उन्हीं के मैंने टेबल्स बनाने हैं। तो मैंने तीनों के यहाँ डीबी सेट्स बना दिए, जिनके डीबी सेट्स यहाँ ये डीबी कंटेक्स्ट वाली जो हमारे पास क्लास होगी जो इसे इनहेरिट कर रही होगी उसमें डीबी सेट्स होंगे, उन्हीं के टेबल बनेंगे। अगर यहाँ डाटा डीबी सेट एग्जिस्ट नहीं करता तो वो टेबल नहीं बनाएगा। देन इसने क्या किया, अब ये जो चीज़ है ये इसने ऑप्शनल किया, अब इसे लिखें ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें क्या किया, अगर हमने देखें नाम रखे जो हमने लिखे हैं स्टूडेंट्स कोर्सेज इनरोलमेंट्स, ठीक है, मगर जो डेटाबेस में टेबल के नाम होते हैं वो ये रखना, एस के साथ रखना, वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। वहाँ सिंगुलर नाम रखना अच्छी प्रैक्टिस है। तो ये क्या कर रहा है, जस्ट उनको जो प्लूरल हुए हुए डेटाबेस में एस लग रहा है उसको जस्ट रिमूव कर देगा डेटाबेस में, ताकि यहाँ हमारे पास लिस्ट है तो यहाँ भी हमारे पास लॉजिकल नेम रहेगा, क्योंकि एस लगा हुआ है तो लिस्ट के मल्टीपल्स को शो कर रहा है कि यहाँ मोर देन वन है। और वहाँ भी डेटाबेस का नाम भी सही सिंगुलर रहेगा, उसके साथ एस नहीं लगेगा। तो दोनों कंडीशंस हमारे पास एक क्या कहते हैं कि एक अच्छी कोडिंग कन्वेंशन रहेगी। तो अगेन यहाँ एरर आ रहा था, कोई क्लास इंपोर्ट करने वाली थी, वो मैंने ऑल्ट इंटर करके उस क्लास को भी मैंने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास डीबी कंटेक्स्ट क्लास। डीबी कंटेक्स्ट क्लास में क्या होगा, आपके पास सारे सारे डाटा सेट्स आ जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास की आ जाएगी, की को हम बाद में मैंने क्या डिफाइन करेंगे, हम वेब डॉट कॉन्फ़िग में जाके हम इसे डिफाइन करेंगे। और देन हमने अपने जो थे वो मॉडल्स बना लिए थे तीनों। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, इनिशियलाइज डाटा डीबी विद टेस्ट डाटा। ये भी ऑप्शनल स्टेप है। इससे क्या होगा कि जब हमारे पास डाटाबेस क्रिएट होगी तो डाटाबेस इनिशियलाइज्ड होगी हमारे पास, कोई हमने डमी डाटा से हम इसे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। मैं वो नहीं करना चाहता, तो मैं इससे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कह रहा है ये आप लोगों ने की ऐड करनी है। तो मैं की को कॉपी करता हूँ। ठीक है, और देखें की का नाम वही होना चाहिए, लाइक यहाँ मैंने जो नाम रखा है ना स्कूल कॉन्टेक्स्ट, इसका नाम वही होना चाहिए। देखें यहाँ भी स्कूल कॉन्टेक्स्ट है। अगर मैं यहाँ चेंज कर देता नाम, मैं कह देता कि लाइक एक्स वाई जी, तो वहाँ भी अगर अगर यहाँ एक्स वाई जी करता हूँ तो वहाँ भी आपके पास यहाँ भी एक्स वाई जी होना चाहिए। तो आप लोगों ने ये चीज़, अब आप लोगों ने वो चीज़ कॉपी कर लेनी, जस्ट ये वाला जो हाईलाइटेड कोड है कनेक्शन स्ट्रिंग वाला, कॉपी कर लिया यहाँ से। उसके बाद आए अपने प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ जाए वेब डॉट कॉन्फ़िग में, इसकी सबसे एंड में आ जाए, आप स्क्रॉल करके सबसे बॉटम में आ जाए और ये कॉन्फ़िगरेशन से ऊपर जस्ट कॉन्फ़िगरेशन से ऊपर आके आप लोगों ने कोड पेस्ट कर देना है। कॉन्फ़िगरेशन जहाँ एंड हो रही है उससे ऊपर मैंने ये कोड पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इस कोड में क्या था हमारे पास, ये देखें ये की है जो कि हमने वो डीपी कंटेक्स्ट क्लास में हमने पास की थी, ये वही की है। देन आगे हमारे पास डाटा सोर्स है। डाटा सोर्स ये अब हमारे पास डाटाबेस का पाथ है। ये डाटाबेस का सर्वर हमारे पास कौन सा है, लोकल सर्वर है, और हम यूज़ करें MS SQL लोकल DB, जो कि विजुअल स्टूडियो के साथ बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होती है।
देन हमारे पास इनिशियल कैटलॉग है, हमारे पास डेटाबेस का नाम होगा। इनिशियल कैटलॉग, यहाँ डेटाबेस का नाम हम चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं कह देता हूँ कि मैं कह देता हूँ कास्ट, सिंपल मैं कास्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास डेटाबेस का नाम होगा। देन इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, यहाँ अगर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू कर देता है या SSPI कर देता है तो हमें उसका वो नाम, यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं देना पड़ता, वो विंडोज़ के साथ खुद ही ऑथेंटिकेट हो जाता है। तो ठीक है, ये चीज़ जस्ट आप लोगों ने ऐड कर ली। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करें और इसे कर दें रीबिल्ड। रीबिल्ड भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट रन करके भी देख सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, रीबिल्ड सक्सेस हो गया, आप इस तरह भी कर सकते थे कि रन करके देख लेते। तो रन करेंगे तब भी आपका प्रोजेक्ट एक दफ़ा चल के बता देगा कि भाई कोई एरर नहीं है इसमें। तो मैं दोनों तरीक़ों से करके दिखा देता हूँ, रन करके भी दिखा देता हूँ कि अभी तक कोई एरर नहीं है। अगर एरर हुएगा तो हमें पता चल जाएगा अभी। ठीक है, तो मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो गया और अभी इसमें कोई एरर नहीं है। अब हमारे पास आखिरी जो स्टेप है वो क्या है, हमने APIs बनानी है। तो मैं इस प्रोजेक्ट को बंद करता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ यहाँ से, और कंट्रोलर्स के ऊपर आता हूँ और बारी बारी यहाँ हम कंट्रोलर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐड पे जाता हूँ, न्यू कंट्रोलर, वेब API टू कंट्रोलर विद एक्शंस यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। और यहाँ से हम पहले स्टूडेंट का बना लेते हैं। स्टूडेंट का देखें मैंने वो सिलेक्ट कर ली क्लास, जो कि कहाँ पड़ी है, मेरा प्रोजेक्ट का नाम डॉट मॉडल्स के फोल्डर में पड़ी है। और यहाँ से मैं वो एक्सेस कर लेता हूँ जो हमारे पास DB कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास थी उसको, और ये मैं क्रिएट कर देता हूँ। इससे क्या होगा, वो हमारे पास API बना देगा स्टूडेंट की। ठीक है, स्टूडेंट की API बना दी इसने। इसी तरह हम जाते हैं कोर्स की API बना लेते हैं। ऐड कंट्रोलर, कोर्स का ओवर सेलेक्ट कर लिया, DB कॉन्टेक्स्ट क्लास है और इसका नाम बस। ठीक है, तो ये हमारे पास कोर्स की API बना लेगा। और देखें कोर्स की API बना ली, और थर्ड हमने API बनानी है इनरोलमेंट्स की। ठीक है, इनरोलमेंट की क्लास को मैंने सेलेक्ट कर लिया, DB कॉन्टेक्स्ट क्लास हमारे पास वही है, और इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास इनरोलमेंट की भी API बना देगा। इसके बाद मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ और साथ में अपना पोस्टमैन जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा प्रोजेक्ट अभी रन हो रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट मेरा रन हो चुका है। और अगर मैं APIs के सेक्शन में आता हूँ तो मेरे पास मल्टीपल APIs शो हो रही होंगी, कोर्स, स्टूडेंट, और वो भी शो होनी चाहिए। तो देखें कोर्सेज की API भी शो हो रही है, स्टूडेंट्स की भी और इनरोलमेंट्स की भी। तो अब मैं रिकॉर्ड थोड़ा सा ऐड करके देखता हूँ, लाइक कोई एक रिकॉर्ड ऐड करके दिखा देता हूँ। API डॉट कोर्सेज को अगर मैं यहाँ गेट करके देखूँ ब्राउज़र में ही, API/courses, तो देखते हैं हमारे पास क्या रिकॉर्ड रिटर्न हो रहा है। और इसको मैं मीन वाइल कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और पोस्टमैन के ऊपर भी साथ टेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, वहाँ देखें हमारे पास जो एरे आई है, एरे ऑफ कोर्स, वो एम्प्टी आई है। और इसी तरह पोस्टमैन के ऊपर मैं गेट करता हूँ, तो पोस्टमैन के ऊपर भी मुझे कोई रिकॉर्ड रिसीव नहीं होना चाहिए, एक एम्प्टी एरे देखें रिसीव हो रही है। अब मैं रिकॉर्ड ऐड करके देखता हूँ कोर्स में। टाइप करता हूँ पोस्ट, बॉडी में जाता हूँ और यहाँ हम रॉ सेलेक्ट करके टाइप जेसन, और चेक कर लेता हूँ मैंने कोर्स को क्या क्या चीज़ें देनी है। तो कोर्स को आईडी तो देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने देना है टाइटल और क्रेडिट्स।
यही स्पेलिंग है। ठीक है, टाइटल जो होना है वो स्ट्रिंग में होना है, तो मैं कह देता हूँ वेब लैब। और जो क्रेडिट्स हैं वो इंटीजर में होना है, तो क्रेडिट्स को मैं इंटीजर में कर देता हूँ, लाइक 1। ठीक है, अब मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास रिकॉर्ड आया ज़रा 1 में। और अगर अब मैं इसको गेट कर रहा हूँ या ब्राउज़र में ज़रा गेट करके देखता हूँ, तो अब मेरे पास इस तरह का रिकॉर्ड मिल रहा होगा। अच्छा ठीक है, वेब ब्राउज़र में भी एक्सेप्शन आ रही है, अगर हम, क्योंकि उसकी चार से ठीक है उसको इग्नोर करते हैं अभी, हमें ऐसे लेना देना नहीं है। हमने API से कॉल करना है, तो ज़रा अब इसे मैं गेट करता हूँ। हाँ, यहाँ हमारे पास एक्सेप्शन आ रही है, अब इस एक्सेप्शन को ज़रा हैंडल करते हैं। तो मेरे पास एक्सेप्शन का जो एरर मैसेज आ रहा है, एक्सेप्शन का मैसेज आ रहा है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, और मैं इसको अगेन गूगल के ऊपर आता हूँ और यहाँ मैं सर्च करता हूँ इसे। ठीक है, पहला इस टैग और फ्लो का आप लिंक खोल लें। ये बेसिकली आता है कि जब हम डायरेक्ट रिटर्न कर रहे हो ना मॉडल अपना डेटाबेस वाला, तब ये एरर आता है कि ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि डेटाबेस के मॉडल को रिटर्न कर दिया जाए। तो हमारे पास व्यू मॉडल्स बेसिकली बनाए जाते हैं। तो अभी हम व्यू मॉडल्स तो नहीं बना रहे, हम उसका कोई और हल निकालते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये कोड आप ऐड करते हैं ग्लोबल डॉट ASX फाइल में। तो मैं कोड कॉपी करके देखता हूँ, अपने प्रोजेक्ट में आता हूँ, इसे स्टॉप करता हूँ और यहाँ देखें ग्लोबल डॉट ASX फाइल है। यहाँ आता हूँ और यहाँ ये कोड हम पेस्ट करके देखते हैं। पेस्ट। और ठीक है, कोड मैंने पेस्ट कर दिया, अब ज़रा रन करके देखता हूँ अगेन। प्रोजेक्ट हमारा अगेन रन हो रहा है और हम पोस्टमैन के ऊपर आ जाते हैं, फिर जब तक रन हो रहा है, और गेट की रिक्वेस्ट सेंड करके देखते हैं क्या हमारे पास रिटर्न आ रहा है। तो हमारा जाके प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है और अभी तक हमारे पास गेट की रिक्वेस्ट का रिस्पांस नहीं आया। तो जब तक इसका रिस्पांस नहीं आता तो अगेन हमारे पास एरर आ रहा है, तो अगेन इसका कोई और सोल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास ये वाला सोल्यूशन तो नहीं चला, ये सोल्यूशन नहीं चला, तो हम इस तरह करते हैं, ये वाला कोड हम रिमूव कर देते हैं वहाँ से, जो कि हमारे पास फाइल है ग्लोबल डॉट ASX। वहाँ से जो मैंने कोड ऐड किया था वो मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये सोल्यूशन तो नहीं चला। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन को फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट सोल्यूशन जो इसके पास है वो क्या कर रहा है, आप लोग क्या कर सकते हैं, जो आपके पास DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास थी उसके अंदर आप जाएं और उसके कंट्रोलर के अंदर आपका उसके अंदर जो है कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर वो कह रहा है ये 2 लाइन से आप ऐड करके देखें। तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ अपनी DB कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कि हमारे उस वहाँ यहाँ नाम है स्कूल कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ मैं वो 2 लाइन ऐड कर देता हूँ। ठीक है, जिसमें क्या कर रहा है वो लेज़ी लोडिंग को फॉल्स कर रहे हैं, इनेबल को, और प्रॉक्सी क्रिएशन को फॉल्स कर रहे हैं। तो लेट्स सी इसके बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो प्रोजेक्ट हमारे पास एक दफ़ा क्रिएट हो जाता है, हम रन करते हैं, प्रोजेक्ट हमारा रन हो जाए, देन हम API की रिक्वेस्ट कॉल करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब मैं ज़रा गेट की रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, तो अभी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं।
तो ये देखें अब हमारे पास जो है वो हमारे पास रिकॉर्ड मिल गया है जिसमें कोर्स आईडी उसने देखा, आईडी उसने ऑटो इंक्रीमेंट की वजह से ऐड कर दी है, टाइटल आ गया, क्रेडिटर्स आ गए। और देखें देखें कोर्स के अंदर अभी कोई इनरोलमेंट्स नहीं है इस कोर्स के अंदर, तो इनरोलमेंट्स के अंदर हमारे पास नल आ रहा है। इसी तरह जब हमारे पास इनरोलमेंट्स आने लग जाएंगी तो हमारे पास इनरोलमेंट्स की भी यहाँ लिस्ट आने लग जाएगी। और इसी तरह आप लोग जब सारों में डाटा ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास सारा का सारा डाटा शो होने लग जाएगा।